नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मोहन भागवत संघ प्रमुख हरिद्वार में थे और वहां उन्होंने कहा कि अगले 15 साल में भारत उसी रूप स्वरूप में, यानी अखंड भारत के रूप में फिर से हमारे सामने होगा और हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे। उनका कहना था कि जो ज्योतिषी हैं, जो साधु हैं, संत हैं, उनका तो कहना है कि 20-25 साल के भीतर फिर से भारत अखंड रूप में स्थापित हो जाएगा, फिर से प्रतिष्ठापित हो जाएगा। लेकिन यदि हम सब प्रयास करें तो ये अगले 15 साल में भी संभव है। अब ये सब चीजें मोहन भागवत साहब ने क्यों कही, इसका संदर्भ क्या है और वो किसको क्या संदेश देना चाहते हैं, जब हम उनके भाषण के डिटेल में जाते हैं तो हम इन चीजों को समझ पाते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत लगातार प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता जा रहा है। इसके रास्ते में जो भी आएगा वो मिट जाएगा। हम अहिंसा की ही बात करेंगे, पर यह बात हाथों में डंडा लेकर के कही जाएगी। हाथों में डंडा लेकर के कही जाएगी मतलब ये नहीं है कि जो पथ संचलन के समय संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो जो लाठियां लेकर के चलते हैं वो हमारे हाथों में होगी। उनके कहने का आशय ये है कि अगर कोई पाकिस्तान, अगर कोई चीन, अगर कोई इस तरह के अड़ोस पड़ोस के या दूर दराज के भी देश कोई इस तरह की हरकत करेंगे, दुस्साहस करेंगे, हिमाकत करेंगे, तो भारत के पास वो सारे अस्त्र शस्त्र होंगे और इस समय हैं जो उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। और जिस तरीके से इधर भारत ने अपनी शक्ति बढ़ाई है रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में, जो आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाए हैं, और चाहे वायुसेना हो या हमारी पैदल सेना हो या नेवी हो, उसमें जिस तरह के हथियारों की हमने आपूर्ति की है अलग अलग देशों से, उसकी तरफ संघ प्रमुख का इशारा था कि हम अब पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बन जाएगा और ये सब हम अपनी आंखों से देखने वाले हैं। उनका कहना ये था कि जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं उनका भी इसमें सहयोग है। अगर वो विरोध ना करते तो हिंदू जागता ही नहीं, सोता रहता। उन्होंने कहा कि अगर भारत उठेगा तो धर्म के माध्यम से ही उठेगा। धर्म का प्रयोजन ही भारत का प्रयोजन है। धर्म के उत्थान से ही भारत का उत्थान है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब भारत और भारतीय यानी हिंदू जाग गया है, उठ खड़ा हुआ है। अब वो सपना फिर से साकार होगा और होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि देखा गया था फिर से भारत को अखंड भारत में परिवर्तित करने या पुनर्स्थापित करने का। क्या मोहन भागवत ने कोई गलत बात कही है या कोई ऐसी बात कह दी है कि जो हिंदुओं को या हिंदुओं की राजनीति करने वालों को नागवार गुजरे? लेकिन शिवसेना को नागवार गुजर गई है। और क्यों गुजर गई है ये तो शायद वो भी नहीं जानते होंगे। लेकिन ये जांच का विषय जरूर है कि जो संजय राउत नाम के प्राणी हैं, जो शिवसेना के
राज्यसभा के सदस्य हैं, जो उनके प्रमुख प्रवक्ता हैं, जो उनके मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक हैं, उन्होंने शिवसेना को खत्म करने की कोई सुपारी तो नहीं ले रखी है किसी से। क्योंकि अगर अखंड भारत की बात की जाती है और वो भी कोई और नहीं कर रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हैं, जिनका आमतौर पर जो हिंदू संस्कृति में रचे बसे लोग हैं, जो हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं, वो बड़ा सम्मान करते हैं। उनकी कही हुई बातों का मतलब होता है, उनकी कही हुई बातों को बड़े ध्यान से सुना जाता है और उस पर अमल करने की कोशिश होती है, उस पर विश्वास किया जाता है। तो संजय राउत क्यों उखड़े हुए हैं? और संजय राउत का मतलब शिवसेना, क्योंकि वो शिवसेना के मुखौटे हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं। जो कुछ वो कहते हैं, ये माना जाता है कि वो वही कह रहे हैं जो उद्धव ठाकरे चाहते हैं। उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। क्या कहा संजय राउत ने? इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि आप अखंड भारत बना लीजिए, लेकिन 15 साल का नहीं, 15 दिन का वादा कीजिए। 15 दिन के भीतर अखंड भारत बना करके दिखाइए। उन्होंने कहा कि अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखता है। वीर सावरकर, बाला साहब ठाकरे का ये सपना था। तो सबसे पहले आप वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए। यानी अगर मोहन भागवत कह रहे हैं कि साहब हम अगले 15 साल में, 20-25 साल में, साधु संत ज्योतिषी जो कह रहे हैं अखंड भारत को अपनी आंखों से देखेंगे, तो इसमें चिढ़ने की जरूरत क्या है? और अगर ये कह रहे हैं कि वीर सावरकर ने भी अखंड भारत का सपना देखा था, बाला साहब ठाकरे ने भी अखंड भारत का सपना देखा था, पर 15 साल में नहीं 15 दिन में बना करके दिखाइए, तो फिर संजय राउत को और उद्धव ठाकरे को इस बात का भी जवाब देना चाहिए इस देश को कि अगर बाला साहब ठाकरे ने भी सपना देखा था मोहन भागवत की तरह, तो उन्होंने 15 दिन में क्यों नहीं बना दिया था अखंड भारत? वो क्यों नहीं विजय रथ लेकर के निकल पड़े थे? मिला लेते पीओके को, मिला लेते बांग्लादेश को, श्रीलंका को और पाकिस्तान को भी, बांग्लादेश को भी। किसने रोका था उनको? लेकिन श्रेय तो देना चाहते हैं बाल ठाकरे को कि उन्होंने भी सपना देखा था। लेकिन अगर आरएसएस प्रमुख यही बात कह रहे हैं, बकौल संजय राउत, जो बाल ठाकरे भी कहते थे, तो बाल ठाकरे तो अब इस दुनिया में नहीं है, वो तो रुखसत हो गए बिना अखंड भारत को देखे हुए। लेकिन संघ प्रमुख तो हैं, मोहन भागवत तो हैं, और मोहन भागवत जिस संगठन का नेतृत्व करते हैं यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक आनुषंगिक संगठन कह लीजिए, एक राजनीतिक चेहरा कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी है। और इसी भारतीय जनता पार्टी की इस समय केंद्र में और करीब करीब 14-15 राज्यों में सरकारें हैं। तो अगर संघ प्रमुख कोई बात कह रहे हैं, तो क्या उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए कि केंद्र में अगर संघ से प्रेरित, संघ से दीक्षित भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, जो कई करिश्मे अब तक कर चुके हैं, दिखा चुके हैं। 370-35 से हटा दिया, जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से भारत में विलीन कर दिया। तो ऐसे में क्या संघ प्रमुख हवा में तीर छोड़ रहे हैं, या शिवसेना के प्रवक्ता को कोई उनकी ऐसी बात बुरी लग गई कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी
जो पहले नहीं कही गई हो, या शिवसेना के नेता बाल ठाकरे ने कभी ना कही हो, या इनके नेता उद्धव ठाकरे ने ना कही हो। ये तो सबका सपना है कि जो 1947 से पहले भारत था, बल्कि उससे भी पहले चले जाइए, किसी ज़माने में जो भारत था, वो भारत अगर फिर से खड़ा हो जाए, महासंघ बन जाए या संघ बन जाए, या फिर से अखंड भारत बन जाए, तो इसमें संजय राउत को क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन हर वो बात का काट करना जो संघ प्रमुख कहें, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप कहे, केंद्र सरकार कहे, ये एक इन्होंने आदत बना ली है। और ये आदत इनकी तब से बिगड़ गई है जब से ये शरद पवार की छत्र छाया में है और कांग्रेस से समर्थन लेकर के महाराष्ट्र की सत्ता में है। इनको नहीं पता कि जो जन भावनाएं हैं, उनके विपरीत अगर आप आचरण करते चले जा रहे हैं, जाने में अनजाने में डेलिबरेटली, यानी जानबूझ करके अगर आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को, संघ को गालियां दे करके, केंद्र सरकार को गालियां दे करके, अगर आप किन्हीं दलों के नेताओं की भावनाओं को तुष्ट संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितने बड़े वर्ग को आप नाराज कर रहे हैं, इसका अंदाजा इनको है नहीं। पता नहीं आजकल कौन सा नशा करते हैं, या सत्ता का नशा है, कि जो इनको सही और गलत में अंतर नहीं करने दे रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। क्या कहते हैं आगे ये, राउत ने कहा कि कोई अखंड हिंदुस्तान की बात करता है तो उन्हें सबसे पहले पीओके को भारत से जोड़ना पड़ेगा, फिर जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसे भी खत्म करके पूरे पाकिस्तान को भारत से जोड़ना पड़ेगा। पहले जहां भी भारत की सीमाएं हुआ करती थी उन्हें भी जोड़िए, श्रीलंका को भी जोड़िए, और फिर एक महासत्ता बना लीजिए। आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन उससे पहले कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवा लीजिए, और अगर आप ये कर लेते हैं तो हम आपका समर्थन जरूर करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी या संघ की तरफ से अगर कोई बयान दिया जा रहा है, तो उस पर कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी दूसरे दल हैं, वामपंथी हैं, अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल हैं, उनकी तरफ से कोई टिप्पणी, कोई प्रतिक्रिया, कोई काट, किसी तरह का कोई रिएक्शन बाद में आता है। सबसे पहले आजकल शिवसेना की तरफ से बयान आने लगा है। तो ये क्यों है? पाकिस्तान की आज जो हालत है, आज बांग्लादेश की जो हालत हो गई है, आज श्रीलंका की जो हालत हो गई है, पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान कब्जे वाला जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, गिलगिट और बाल्टिस्तान में जो हालात हैं, और तो छोड़ दीजिए, पख्तूनख्वा में, सिंध में, पूरे अफगानिस्तान से लगते हुए इलाके में जिस तरीके से आंदोलन चल रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जिस तरह का मंजर वहां देखने को मिल रहा है, जो अलग अलग फिरके हैं, यहां तक के मुसलमानों में भी, वो किस तरीके से एक दूसरे का गला काटने के लिए काम कर रहे हैं, क्या ये संजय राउत से, शिवसेना से, या भारत के दूसरे राजनीतिक दलों से छिपा हुआ है? क्या उनको ये खबरें पढ़ने में नहीं आ रही हैं, देखने में नहीं आ रही हैं? जो सबको पता है वो इनको पता क्यों नहीं है? और अगर पाकिस्तान आज बेरोजगारी, भूखमरी और महंगाई के बोझ से दबा हुआ है, कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, अगर वहां दुनिया भर के आतंकवादी संगठन उसे भीतर से खोखला कर रहे हैं, और इन हरकतों की वजह से जो सत्ता में वहां देखने को मिल रही है, इमरान खान को उतार के फेंक दिया जाता है सीट से,
शहबाज शरीफ को ले आया जाता है। कुछ साल पहले नवाज शरीफ को उतार करके फेंक दिया था, इमरान खान को ले आया गया था। तो वहाँ मिलिट्री का जो खेल चल रहा है, वहाँ जो आतंकवादी जमातों के खेल चल रहे हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग-थलग पड़ गया है। और जिस तरीके से पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र घोषित होने वाला है, हो गया है, औपचारिक तौर पर नहीं हुआ है, लेकिन कोई उसे नया ऋण देने को तैयार नहीं है। वो कितने कर्जे में है, ये खुद कहते-कहते इमरान खान चले गए। वो सऊदी अरब जाते थे, कटोरा लेकर के जाते थे। चीन जाते थे, कटोरा लेकर के जाते थे। कोई उनके कटोरे में कुछ डालने को तैयार नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान अगर टूटने के कगार पर है, अपने कर्ज के बोझ के नीचे दब रहा है, तो अगर पाकिस्तान का विघटन होता है, और मत भूलिए, ऐसे लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए, संजय राउत जैसे लोगों को, कि अगर सोवियत संघ जैसे एक शक्तिशाली संगठन का, देश का विघटन हो सकता है 90 के दशक में, तो पाकिस्तान की तो औकात ही क्या है। पाकिस्तान का विभाजन भी हो सकता है, बिखराव हो सकता है। और अगर बिखराव होता है, वहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जो मेरे साथ भी जुड़ते हैं कई बार प्रोग्राम्स में, जो पीओजे के यानी पाकिस्तानी कब्जे वाले जो आपका पूरा इलाका है जम्मू कश्मीर का, उधर गिलगिट और बाल्टिस्तान का, उसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं ब्रिटेन में रह करके। आरिफ अजाकिया से लेकर के कितने नाम गिनाए जाएं, तारिक फतेह, ये सब उस समय की बाट जोह रहे हैं कि जब पाकिस्तान टूटे और उसका बड़ा इलाका हिंदुस्तान में मिल जाए। तो अगर संघ प्रमुख ये बात कह रहे हैं, तो कुछ सोच समझ करके ही कह रहे होंगे, लेकिन उसका प्रतिवाद करना, ये मजाक उड़ाना, ये तंज कसना कि 15 साल में क्यों, 15 दिन में ही अखंड भारत की स्थापना कर दीजिए, इससे पता चलता है कि इनके फ्रस्ट्रेशन किस सीमा तक पहुंच चुके हैं, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रति। भारतीय जनता पार्टी ने तो इनको डिच नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो महाराष्ट्र की जनता के साथ भी कोई धोखा नहीं किया, शिवसेना ने किया था। 2019 का लोकसभा का चुनाव शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लड़ा था। शिवसेना की भी जो रैलियां होती थी, उनमें पीछे मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फोटो लगता था, शिवसेना प्रमुख का भी लगता था। लेकिन अगर शिवसेना को लोकसभा में इतनी सीटें मिली हैं और विधानसभा में भी चूंकि साथ मिलकर के लड़े थे और देवेंद्र फडणवीस का चेहरा आगे करके लड़े थे, तो अगर ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से इतनी लोकसभा सीटें जीते, इतने विधानसभा सीटें जीते, 56 सीटें, और जब इन्होंने देख लिया 2019 अक्टूबर में कि भारतीय जनता पार्टी 105 सीटों पर ठिठक गई है विधानसभा में और वो हमारे बिना सरकार बना नहीं सकती है, तब इन्होंने वो राग शुरू किया था कि साहब, अमित शाह ने बाला साहब ठाकरे के रूम में, जो शिवसेना प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, उनसे ये वायदा किया था कि 2.5 साल चीफ मिनिस्टर का पद शेयर किया जाएगा आपस में। हालांकि अमित शाह ने उसका खंडन कर दिया कि ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन चूंकि इनको गठबंधन तोड़ना था, मुख्यमंत्री का पद हथियाना था, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ ही धोखा नहीं किया, महाराष्ट्र की जनता के साथ, उसके जनादेश के साथ भी धोखा किया, जो फिर से चाहती थी कि सत्ता में शरद पवार और कांग्रेस ना आए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ही रहे। उसके साथ भी इन्होंने एक तरीके से घात किया। और दो ऐसे दलों के साथ जिनको महाराष्ट्र की जनता ने रिजेक्ट किया था, कांग्रेस को केवल 44 सीटें दी थी और एनसीपी को कुल 54 सीटें दी थी, उनके साथ मिलकर के सरकार बना ली। अब ये संजय राउत हों, उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों, ये इस कदर
भारतीय जनता पार्टी से, उसके नेतृत्व से और संघ से भी क्यों चिढ़े हुए हैं, ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक तो बड़ा काम हो गया है। जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं वो एक तरीके से स्वायत्त हो गई हैं, स्वतंत्र हो गई हैं। उनको इस बात की खुली छूट है कि जहां भी आपको गड़बड़ दिखाई दे, भ्रष्टाचार दिखाई दे, आप कार्रवाई करिए, और वो कार्रवाई कर रही हैं। उसके लपेटे में न केवल एनसीपी की लीडरशिप, शरद पवार, उनसे जुड़े हुए अजित पवार से जुड़ी हुई उनकी बहनें, उनके साथ जुड़े हुए कारोबारी, इसके अलावा उद्धव ठाकरे के साले साहब यानी उनके करीबी रिश्तेदार, संजय राउत के करीबी रिश्तेदार, उनकी बेटियां, उनकी पत्नी, इसके अलावा जो एनसीपी की लीडरशिप है यानी शरद पवार के नजदीकी अनिल देशमुख से लेकर के नवाब मलिक तक, इन सब पर शिकंजा कसा जा चुका है। और चाहे पीएमसी घोटाला हो, पीएमसी बैंक घोटाला हो, या उससे जुड़े हुए जितने भी किरदार हैं, वधावन बंधुओं से लेकर के प्रवीण राउत, और उसके बाद ये संजय राउत और उनकी पत्नी, और प्रवीण राउत की भी पत्नी, ये सब बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। केंद्रीय एजेंसियां लगातार कार्रवाइयां कर रही हैं। कल भी किरीट सोमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था कि वो आज बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर को लेकर के, उनके रिश्तेदारों को लेकर के। तो उस पर भी सबकी नजर रहेगी कि किरीट सोमैया क्या करने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह के रिएक्शंस में ये अपने जो इनकी गड़बड़ियां हैं, भ्रष्टाचार हैं, कदाचार हैं, उनका खुलासा करने वालों के खिलाफ जिस तरह की ये मुहिम चला रहे हैं, उससे ये खुद एक्सपोज होते जा रहे हैं। किरीट सोमैया के खिलाफ आईएनएस विक्रांत चंदा घोटाला, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनसे कहा कि सबूत दिखाइए, अगर आपने किरीट सोमैया के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, तो अगर उन्होंने कोई घोटाला किया है आईएनएस विक्रांत के नाम पर, तो उसके सबूत दिखा दीजिए। कोई सबूत इनके पास नहीं। इसी तरीके से कंगना रनौत के खिलाफ इन्होंने किया। बहुत सारे ऐसे कर्मकांड इन्होंने कर रखे हैं कि उसके जवाब फिर इनके पास नहीं होते हैं, कोई दस्तावेज इनके पास नहीं होते हैं। समीर वानखेड़े के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा गया। रोज नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का धारावाहिक बिना कट के पूरा मराठी मीडिया भी और दिल्ली का मीडिया भी लाइव दिखाता था। लेकिन कोई सबूत समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक, एनसीपी या जो उद्धव ठाकरे सरकार है वो पेश नहीं कर पाई। तो ये हाल है इनके। अगर संघ प्रमुख ने कोई बात कही तो उस पर रिएक्शन देना, उनका मजाक उड़ाना, और 15 साल नहीं 15 दिन में अखंड भारत बना करके दिखा दीजिए, इस तरह की बातें करना। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि इससे शिवसेना को क्या फायदा हो रहा है। यानी इस तरह की बयानबाजी से, इस तरह के चिढ़ भरे बयान देने से संजय राउत शिवसेना का क्या फायदा कर रहे हैं, ये बता दें तो शायद हमारी भी समझ में आ जाए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।